हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो आज हमारे लेक्चर का जो है थर्ड सेशन है, थर्ड क्लास है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इम्पोर्टेंस कंसेप्ट इन इकोलॉजी हम देख चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी, ये जिसको इकोलॉजिकल हायरार्की भी बोलते हैं, ये सब हमने कवर कर दिया है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है डिफरेंसेस बिटवीन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोक्लाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन। इकोक्लाइन के बारे में देखेंगे, बायोटोप के बारे में पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अगर हमारे पास जो है टाइम बचता है। इकोटोन तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन environment, ecology and ecosystem. Ecology and ecosystem. तो होप करता हूँ जो लास्ट लेक्चर आपका लिया था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आप लोग अपने पॉजिटिव फीडबैक देके जाया करो। पॉजिटिव का मतलब है कि ऑनेस्ट फीडबैक देके जाया करो। तो इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? इन्वायरमेंट डिनोट करता है कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है, या इट डिनोट्स द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसा सराउंडिंग एरिया जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। डिनोट्स द surroundings where organisms live। इसी में हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये जो है कंप्राइज करता है फिजिकल कंपोनेंट्स। और इसमें हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये मैक्रो भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है। इन्वायरमेंट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इट कैन बी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। अब हम देखते हैं इको टोन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या है? जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, बट फिर भी इनके आपस में डिफरेंसेस हमें देखने हैं। तो ये है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसकी? बिटवीन organisms and their surroundings in an ecosystem। इकोसिस्टम या हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है।
और साथ में इकोलॉजी को हम कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब थर्ड चीज़ जो है वो है इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। ये एक इकोलॉजिकल यूनिट है जो सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करती है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उनमें जो भी अबायोटिक फीचर्स होते हैं वो सब ये इंक्लूड करता है। कोई लोकल एरिया हो सकता है या कोई लोकल इन्वायरमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम एन इकोलॉजिकल यूनिट which includes all the organisms living in a particular area। ठीक है। और सेकंड चीज़ हम इसमें देखते हैं, इकोसिस्टम जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट भी कहलाता है। और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। और इसी में हम इसको थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ग्रुप of ecosystem systems forms the environment। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, it can be terrestrial or aquatic। ये जो है टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वाटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाला एरिया और एक्वाटिक यानी पानी वाला एरिया, जैसे ओशियंस, लेक, पॉन्ड वगैरह हो गए। ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे इकोटोन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन क्या होता है? ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ नोट करोगे, इकोटोन रेफर्स टू अ बाउंड्री या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है। Ecoton refers to boundary or transition zone between two different इकोसिस्टम। अब इसकी एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। अब इसकी एग्जांपल्स, सबसे पहली एग्जांपल जो हम देखेंगे ये है टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम ड्रा करूँगा। ये ब्लैक कलर जो है
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं। और एक जो है ग्रीन कलर से बना हुआ, ठीक है, एक जो है ग्रीन कलर से ड्रा करने जा रहा हूँ। ये वाला आ गया मरीन इकोसिस्टम, मरीन या एक्वेटिक भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये मैंने ओशन ड्रा किया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं एक रेड कलर से एक और चीज़ ड्रा करने जा रहा हूँ जो कि इन दोनों के सेंटर में होगी। वेट अ मिनट, इकोसिस्टम को ठीक कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है दो इकोसिस्टम के बीच में, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल है लैंड वाला, एक हमारे पास मरीन है ओशन वाला। इन दोनों के बीच में हमें ये जो देखने को मिल रहा है रेड कलर में, इसको हम कहते हैं इकोटोन। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा, रेफर्स टू बाउंड्री या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम हमने बना दिए, ठीक है। कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल है और मरीन है। और इनके सेंटर में इकोटोन में कौन सा इकोसिस्टम है? अगर कोई गैस कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इसको बोलते हैं मैनग्रोव, ठीक है। ये एग्जांपल है इसकी। मैनग्रोव इकोसिस्टम डिफरेंट होता है, यहाँ पे मैरीन वाटर होता है, यहाँ पे लैंड है। तो इसकी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है सुंदरबन में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के पास। इसी तरह इसमें सेकंड एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में भी देखते हैं। इसको हम एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी। ये कौन सा वाला पार्ट है, कोई गेस करना चाहेगा? ये कोस्टल एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है रिवर का और रिवर स्ट्रीम का जो है वो मिक्स होता है किसके साथ? ब्रैकिश वाटर ओशियन का। ब्रैकिश का मतलब हो गया खारा पानी। चलो नोट कर लेते हैं इसको भी। कोस्टल एरिया वेयर फ्रेश वाटर formed from river या rivers and streams mixes with salt water, लिख देते हैं salt water from ocean, ठीक है। ये जो मिक्सिंग है ना, चलो थोड़ा इसको और डिफाइन कर लेते हैं। दिस मिक्सिंग creates a unique and dynamic ecosystem that supports a rich biodiversity. अगर किसी को बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा तो डोंट वरी, ये भी बता देता हूँ। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है यूनिक या डिफरेंट या अलग अलग। तो यहाँ पे मिक्सअप मिलता है, बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी एक इकोटोन बनता है, तो इसको भी मैं ड्रा करूँगा।
सबसे पहले ये मैं मरीन वाला पोर्शन ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं इसको मरीन इकोसिस्टम, और इसमें जोड़ देते हैं एक रिवर स्ट्रीम को, ऐसे कर लेते हैं इसको मरीन वाले। आफ्टर दैट यहाँ पे ब्लू कलर से जोड़ लेते हैं एक रिवर स्ट्रीम वाले को पोर्शन को। ये पीछे से रिवर स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। रिवर या स्ट्रीम लिख देते हैं, रिवर स्ट्रीम। इन दोनों के सेंटर में हमें यहाँ पे एक यूनिक सा ही जो है इकोटोन देखने को मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इकोटोन। अब एस्चुरी जो है यहाँ पे हमें एक यूनिक इकोसिस्टम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम एक और रह गया जो है फॉरेस्ट के बारे में भी हम देखेंगे अभी। तो फॉरेस्ट का क्या रहता है इसका मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे ट्री ड्रा कर लेते हैं। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी बैड भी नहीं है, 9th क्लास तक हमारे स्कूल में प्रोफेशनली ड्राइंग करवाई जाती थी। तो होप करता हूँ आपके लिए काफ़ी है इतनी ड्राइंग। अब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट आ गया ना, ये आ गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ बनाने की कोशिश की जाएगी, बस बहुत है इतने ही। यहाँ से इसके बाद ये ब्लैक कलर में ना, यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं ग्रास को डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट तो हरे भरे बना दिए मैंने। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो हो गया ग्रास लैंड भी हो गया। आफ्टर दैट डेजर्ट को कौन से कलर से बनाया जाए? ब्राउन, ये वाला कलर ठीक रहेगा। ठीक है, ये वाले डेजर्ट इकोसिस्टम बना दिए, बट ये दिख रहा माउंटेन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डेजर्ट लिख देता हूँ, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सेंटर वाला जो है ग्रासलैंड है, जैसा आपको बताया मैंने, ग्रासलैंड। अब यहाँ पे ना हमें काफ़ी यूनिक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इन दो इकोसिस्टम के बीच में हमें ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है। तो ये एक हमारे लिए और ही एक इकोसिस्टम हो गया तीसरा। तो ये जो है यहाँ पे ये दो तो इकोटोन बने, और ये सेंटर वाला ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट के बीच में हो गया। इसको भी हम इकोटोन लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रासलैंड का और फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होता है, इन दोनों के सेंटर में हमें एक और मिल जाता है। इसी तरह ग्रासलैंड और डेजर्ट के बीच में भी हमें एक और इकोसिस्टम देखने को मिलता है। इसी तरह कंबाइनली डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में हमें ग्रास लैंड्स का इकोसिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हुए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। तो यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन।
सबसे पहला, वेट अ मिनट, क्योंकि ज़्यादा कलर होंगे तो काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा, मैसअप नहीं हो जाएगा। जोन ऑफ टेंशन, अगर आप नोट ना भी करना चाहो तो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर विलिंग टू डू सो यू कैन। इंटरमीडिएट कंडीशन of two diverse इकोसिस्टम। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अब जो है 1 2, यहाँ पे E1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे E2। E1 का मतलब हो गया इकोसिस्टम और E का मतलब हो गया इकोसिस्टम, और 1 2 मतलब 2 डिफरेंट इकोसिस्टम है। अब ये जो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं आपको विजिबल भी हैं या नहीं, बट इनको मुझे लगता है कि बड़ा ही करना पड़ेगा थोड़ा साइज में। ठीक है, एक ही बात होगी। शिट, ठीक है, 2 कलर एनफ है, टाइम वेस्ट हो रहा है साथ में। ये ना स्पीशीज़ को दिखा रहा है, अलग अलग स्पीशीज़ को डाइवर्सिटी दिखा रहा है। अब यहाँ पे ना एक रेड कलर में मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि 2 इकोसिस्टम के बीच में इकोटोन बनता है, ये आप सभी को पता है, तो यहाँ पे भी इकोटोन है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो यहाँ पे हमें स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, कहाँ पे, इकोटोन 1 में, इसी तरह की कुछ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी और इसी तरह की E2 से यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इकोटोन में भी हमें कुछ मिक्सअप सा दिखता है। ठीक है, स्पीशीज़ का। यहाँ पे फिर से मेरे को कुछ ड्रा करने पड़ेंगे सारे कलर। ठीक है, होप करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल थी डायग्राम। यहाँ पे इसको नाम देना पड़ेगा इको सिस्टम, इकोटोन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इकोटोन की? सबसे पहली करेक्टरिस्टिक तो इसका ये है कि जोन ऑफ टेंशन होती है। इको E1 में आप रहते हो, E2 में मैं रहता हूँ, या मान लो कि E1 में कोई अलग तरह का एनिमल रहते हैं, यहाँ पे अलग रहते हैं, और इनके सेंटर में जो इकोटोन बनती है, जो यूनिक सही इनको इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे भी कुछ इन दोनों की कॉमन देखने को मिलती हैं स्पीशीज़ हमें। ठीक है, ये एक जोन ऑफ टेंशन बनती है, क्योंकि हो सकता है E2 वाले की E1 से ना बनती हो, तो ये यहाँ पे आके मार पिटाई करते हैं, कहने का ये मतलब है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं पॉइंट जो है, ये जो है इकोटोन जो है ये नेचुरल भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट कैन बी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। अब ये कैसे होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, तो ये आपको खुद से देखना है। इट कैन बी अ नैरो जोन, ये तो ठीक है, कोई ऐसा जितनी बड़ी बात नहीं है। इट कैन बी अ नैरो जोन, जैसे कि इकोटोन बिटवीन इकोटोन
बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जैसा अभी मैंने आपको बताया, पहले सब कुछ बता दिया, बस ये सिर्फ लिखवा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इतनी भी कोई खुदाई वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नैरो जोन, इट कैन बी अ नैरो जोन एंड अ वाइडर जंक्शन। नैरो जोन कैसी होगी, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखी है। ठीक है, जैसे कोई एक इकोटोन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में। अब वाइडर जंक्शन क्या हो गया, वाइडर जंक्शन जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में हमने क्या देखा था, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में हमने क्या देखा था भाई लोग, हमने देखा था ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे भी एग्जांपल। एक्चुअली मुझे भी यहाँ पे इसका ईजी करके लिखना चाहिए था। इकोटोन वाइडर जंक्शन, क्योंकि वहाँ पे हमें कितनी सारी इकोटोन देखने को मिल रही थी, यहाँ पे भी, और ग्रासलैंड तो अपने आप में ही एक इकोटोन हो गया यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि दो के बीच में है तो ऑब्वियस ही बात है। ये इकोटोन ना एज अ बफर जोन भी काम करते हैं। एक और बोनस पॉइंट आपको दे दूँ, इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ठीक है, अब इसकी आपको एग्जांपल्स नोट करवा देता हूँ। अभी ये ज़रूरी तो नहीं है, बट अब इतना तो बनता ही है, ये तो करवा ही सकता हूँ। तो पहला हम इसमें लिखते हैं, अब ये ना एक ही जैसा दिख रहा तो खिचड़ी बन रही है इसकी। एग्जांपल, अरावली रेंज बिटवीन, किसके बीच में है ये, थार डेजर्ट एंड गंजेटिक प्लेन्स। भाई इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बीच में है ये। गैंजीज भी बोलते हैं इसको, गंगेटिक भी बोलते हैं, जो भी बोलना है आपको बोल लेना। पहली एग्जांपल, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल तो सुंदरबंस। ठीक है, इसमें ना ये जो अरावली रेंज और थार डेजर्ट के बीच में, थार डेजर्ट और गंजेटिक प्लेन्स के बीच में अरावली रेंज है, ये आपके लिए वाइडर जंक्शन का काम करेगी। इसी तरह जो सुंदरबंस है ये भी। और अभी जो मैंने आपको मैन मेड वाला बताया ना, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। थर्ड वन वो रहेगी, या बोल सकते हैं हम कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल क्या ही कह सकते हैं, आर्टिफिशियल पार्क या कुछ लेक या पाउंड कह सकते हैं, बिटवीन एग्री फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। ये मैन मेड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी में अभी तक हमने 3 पार्ट लिखे ना करेक्टरिस्टिक में, अब हम 4th पार्ट लिखेंगे, एज इफेक्ट। अब इकोटोन्स में ये एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि यहाँ पे कभी कभी हमें एज इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये भी एक
मतलब चेंज हमें देखने को मिलता है कि जैसे इसको पहले नोट करते हैं, चेंज इन बिटवीन टू ट्रांजिशन SION हुआ तो वो SITION हुआ वो भी लिख लेना, ट्रांजिशन का स्पेलिंग। एज इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ और उनकी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है इस ट्रांजिशन जोन में। ये सेम केस है यहाँ पे, ज़्यादा ना ड्रा करते हुए, बट ये तो मेरे को इतना तो ड्रा करना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके भाई पेस्ट कर दे। हाँ, अब क्या हो गया कि यहाँ पे पहले मुझे यहाँ से एक कलर रिमूव करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है, एक इकोसिस्टम में ये रेड कलर की स्पीशीज़ है, एक सिंगल यहाँ पे ब्लैक वाली। तो ये एज इफेक्ट ये है कि हमें इकोटोन में क्या देखने को मिलता है, ये दोनों तरह की स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम इसको नोट करके लिखेंगे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब JKSSB के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर UPSC के लिए, सॉरी JKPSC के लिए, UPSC JKPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है। पूछा नहीं है आज तक, बट यहाँ पे लिख सकते हैं हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इस ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलती है। ट्रांजिशन जोन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोक्लाइन, इकोक्लाइन। अब इकोक्लाइन क्या है? अभी हमने इकोटोन देखा। इकोटोन क्या था? इकोटोन में हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते थे। इकोटोन में हमें शार्प और एब्रप्ट चेंजेस देखने को मिलते थे। ग्रेजुअल और अब्रप्ट दोनों तरह के देखने को मिलते थे। ये एक तरह की बाउंड्री का काम करते थे। जो इकोक्लाइन है ना, ये एक क्लियर बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पे ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। ये बेस्ड होती है एबायोटिक फैक्टर्स पे, ठीक है। और भी इसके बारे में अभी हम यहाँ पे चीज़ें नोट करेंगे। इकोक्लाइन क्या होती है, तो जल्दी जल्दी इसको लिखना शुरू करते हैं। जोन ऑफ ग्रेजुअल but continuous changes between two ecosystem। देखना भाई, अगर किसी को पढ़ने नहीं हो रहा मेरा लिखा हुआ तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। देयर इज नो शार्प बाउंड्री, जैसा आपको मैंने बताया, बिटवीन टू इकोसिस्टम्स in terms of species composition। ये जो है एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
it based on the variations of abiotic factors। अब आपको लगेगा कि इकोटोन और इकोक्लाइन में इम्पॉसिबल है, एबायोटिक फैक्टर्स के चलते कैसे चेंजेस दिखेंगे, जिसने ये नहीं पढ़ा। भाई स्पीशीज तो बायोटिक हैं, बट कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं बायोटिक, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, किसी इकोसिस्टम के लिए टेम्परेचर एक दिक्कत की बात हो सकती है। सैलिनिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब जैसे हमें रिवर गैंजेस में, मतलब गंगा में, हमें क्या देखने को मिलती है? डॉल्फिन, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। मतलब वो ब्लाइंड है शायद से, तो वो अब सुंदरबंस की तरफ वहाँ पे नहीं निकलती है, वहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, वो फ्रेश वाटर की है, तो वो हमें सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है। तो इसी तरह ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो जिनके कारण जो है इकोक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ये कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, जहाँ तक उनके लिए टेम्परेचर और फ्रेश वाटर है वो वहाँ तक जाएंगे, डिस्पाइट उनका एरिया अगर वो नहीं भी होगा तो अब हम बात करेंगे बायोटोप्स की, ठीक है। बायोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, बायोटोप क्या होता है, क्या होते हैं या क्या होता है? तो सबसे पहली बात इसका ब्रेकअप करेंगे हम। बायो का मतलब होता है लाइफ, और टोप्स का मतलब होता है, टोप का मतलब होता है टोप इक्वल्स टू प्लेस, ऐसी प्लेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी। इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, HACL है या AL है, ये भी एक जांच का विषय बन सकता है। इन 1866 बायोटोप तो मैंने आपको बता दिया, लाइफ और प्लेस, ऐसी प्लेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ पे जो है ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लोरा और फौना का, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ ज्योग्राफिकल एरियाज और रीजन, एरियाज नहीं है लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एरिया या रीजन विद यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहन के रहने वाला एरिया, ENVIRON, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे कि एक जैसा, समान, इक्वल एज वेल एज यूनिफॉर्म
फिर से पहना देते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये फ्लोरा और फौना जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना था तो मुझे लगा था कोई परफ्यूम में डालने वाली। जोक्स अपार्ट, बट फ्लोरा का मतलब होता है ऑल प्लांट्स एंड फौना मीन्स ऑल एनिमल्स। ठीक है, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। और अब हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल रहने वाला है, जो हम नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो इकोसिस्टम रहेगा। बट इकोसिस्टम के साथ साथ, इकोसिस्टम से भी पहले हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन इकोटोन इन शॉर्ट और इकोक्लाइन। ठीक है, बिटवीन इकोटोन एंड लिख देता हूँ। आफ्टर दैट सेकंड हम देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम हमें वर्ड किसने कॉइन किया, किसने इसके बारे में हमें बताया। उसके बाद कंपोनेंट्स देखेंगे इकोसिस्टम की। कंपोनेंट्स, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है इकोसिस्टम का। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, SYSTEM। काफ़ी मुश्किल से हम ये भी कवर कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है। तो आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है कुछ बुक्स लेने की, तो उनका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की रहेंगी। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेक्चर नंबर 4 डालेंगे, अब आपने उसको देखना है। थैंक यू।